हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक नहीं डिस्कस करने वाले। आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो कैप स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये जो स्टॉक है वो मैंने ढूंढा नहीं है या फिर मैंने सर्च नहीं किया इसको इसको सर्च किया है मिस्टर संदीप मोदी जी ने। और ये पूरा श्रेय इनको ही जाता है क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी है और कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। कंपनी के अंदर कुछ इश्यूज भी है, वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेंगे। ये जो शेयर हमें मिला है वो संदीप जी के वजह से ये शेयर हमें मिला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी के अंदर क्या इश्यूज है वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसके अंदर कुछ बुक्स के नाम बताए, शायद आपके लिए वो फायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है 20 माइक्रोन लिमिटेड। ये कंपनी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्कुलेट और अन्य स्पेशल मिनरल्स बनाने का काम करती है। कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ ही ग्लोबली भी फैला हुआ है। कंपनी अपने R&D और प्रोडक्ट एप्लीकेशन सेंटर के ऊपर एग्रेसिवली वर्क करती है। इससे प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पर इंप्रूव होता है। कंपनी अपने कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सब्सिडरीज की वजह से ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में सफल हुई है। साथ ही कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल, हर्बल मेडिसिन एंड मिनरल बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेगमेंट से डाइवर्सिफाइज हुई है। इस सेगमेंट से मार्केट अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाइज करने में कंट्रीब्यूट करने में मदद होती है। कंपनी के प्रोडक्ट अगर देखें तो इंडस्ट्रियल मिनरल्स के सेगमेंट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, हाइड्रोस्क्वालिन, नेचुरल रेड ऑक्साइड जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है। स्पेशलिस्ट केमिकल के अंदर अगर देखें तो व्हाइट पिगमेंट, सिंथेटिक सल्फेट, मेटिंग एजेंट जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है। कंपनी के कुछ नए भी प्रोडक्ट है जिससे टाइगर सील, कूल सील, जेप्सम, कलरफुल सिलिका जैसे कंपनी के नए प्रोडक्ट अभी है। अब कंपनी के जो केमिकल्स है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी के जो केमिकल्स है वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज होते हैं, उसके बाद प्लास्टिक एंड पॉलीमर सेक्टर के अंदर यूज होते हैं, उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट के अंदर कंपनी के केमिकल यूज होते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर, प्रिंटिंग इंक के अंदर, सिरेमिक्स के अंदर, पेंट एंड कोटिंग के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर और रबर सेक्टर के अंदर कंपनी के जो केमिकल्स है ये यूज होते हैं। मतलब आप इससे पता कर सकते हो कि कंपनी जो केमिकल्स बनाती है वो कितने ज्यादा फायदेमंद है, फिर कितने सेक्टर के अंदर ये यूज होता है। कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 83% रेवेन्यू डोमेस्टिक यानी इंडिया से आता है और 70% का रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड राज्य में है। कंपनी के पास 5 वेयर हाउस है जो दिल्ली, हल्द्वानी जैसे एरिया में है। उसके बाद कंपनी के 2 हेड ऑफिस भी है। कंपनी के R&D सेंटर भी है और एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी है। कंपनी के पास 2 मिनी माइनिंग प्लांट है जो मलेशिया और वियतनाम में है। और कंपनी जल्दी इंडिया के अंदर भी अपने माइनिंग प्लांट के ऊपर काम करने वाली है और जल्दी कंपनी मेक इन इंडिया पर जोर देने वाली है। ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट में भी बताया है और डिक्लेयर भी किया है। दोस्तों, कंपनी का क्लाइंट बेस अगर देखें तो पेंट सेक्टर के अंदर से कंपनी का क्लाइंट बेस ज्यादा है, जैसे बर्जर पेंट, एक्सो नोबल, एशियन पेंट जैसे कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट है। कंपनी का टॉप 10 क्लाइंट से उससे 59% का रेवेन्यू जनरेट होता है और किसी भी एक कंपनी से 25% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी साइन होती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई भी कंपनी के साथ अगर डील कैंसिल होती है तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसी के चलते अगर देखें तो किसी भी कंपनी के पास से 25% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए। ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया होगा। कंपनी के प्रोडक्ट कौन से, कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होते हैं, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से, कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 370 करोड़ का है, मतलब कंपनी 500 करोड़ से भी ज्यादा है। और कोई भी कंपनी अगर 500 करोड़ से कम है तो उसे हम माइक्रो कैप ही दरअसल कह देते हैं। कोई भी कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है तो उसे माइक्रो कैप ही कहते हैं। दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस देखें तो 107 रुपए की है। स्टॉक पी अगर देखें तो 8 का है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 12 का है। मतलब कंपनी भी फेयर वैल्यू पे मिल रही है। कंपनी का ROC अगर देखें तो 19 का है, जबकि ROE अगर देखें तो 14 का है। मतलब कंपनी का ROC और ROE बहुत ही अच्छा हमें दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.49 का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं। कंपनी को डेट अगर देखें तो 123 करोड़ का है,
जबकि रिजर्व्स अगर देखें तो 234 करोड़ के है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का टॉप लाइन अगर देखें तो 427 से बढ़कर अभी 613 हो गया है, और कंपनी का बॉटम लाइन अगर देखें तो 19 से बढ़कर 35 का हो गया है। मतलब कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही अच्छे खासे ग्रोथ करते हुए हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, कंपनी के रिजर्व्स अगर देखें तो 150 से बढ़कर अभी 234 हो गए हैं, और कंपनी की बोनस अगर देखें तो 124 से घटकर 123 हो गए, जबकि बीच में कंपनी के बोनस कम भी हो गए थे। 2022 के अंदर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा और बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर देखें तो जो प्लस में होनी चाहिए वो प्लस में है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में होनी चाहिए वो माइनस में है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी जो माइनस में होनी चाहिए वो भी माइनस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कैश फ्लोज के अंदर भी हमें मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। रेशोज की बात करें दोस्तों, तो कैश कन्वर्जन साइकिल 80 से बढ़कर 94 हो गए, वो हम ठीक ठाक कह सकते हैं। आरओसी अगर देखें तो 21, 19, 15 अभी 19 के हो गए। मतलब कंपनी का आरओसी भी अच्छा खासा मेंटेन है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 44% का स्टेक था, जो भी बढ़कर 44.83% का हो गया है। एफआईएस के पास 0.70% का स्टेक है, जबकि डीआईएस के पास अभी कोई स्टेक अवेलेबल नहीं है। पब्लिक के पास 54.96% का स्टेक था, जो अभी घटकर 54.47% का स्टेक रह गया है। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही है और पब्लिक की होल्डिंग्स कम होती जा रही है। ये भी एक अच्छी साइन मानी जाती है दोस्तों। ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं, कंपनी का कैश फ्लोज भी अच्छा है, कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी अच्छी है, और प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम कंपनी के इश्यूज के बारे में बात करेंगे। कंपनी का मेन इश्यूज है वो है कंपनी की साइज। किसी भी कंपनी को अगर एक्सपांड करना है, फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए चाहिए होता है कैपिटल। और इतनी छोटी कंपनी को कोई भी बैंक कैपिटल या फिर लोन देने से थोड़ी सी इनकार फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसी के चलते कंपनी को अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने कहीं से तो लोन लेती है, या फिर अपने शेयर को प्लज रखती है, या फिर अपने शेयर को बेचती है। इस चीज की वजह से, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर का माइंडसेट इस कंपनी की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है किसी भी कंपनी के प्लस शेयर देख के। तो इसी के चलते अगर देखें, कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है, और साथ ही इसकी साइज छोटी होने की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी करेक्शन आ गया तो इसके अंदर हमें बहुत सारा करेक्शन देखने को मिल जाता है। मतलब कंपनी का चार्ट जो है वो वॉलेटाइल हमें दिखाई देता है। फ्यूचर में अगर कंपनी एक्सपांड कर रही है और इस कंपनी के ऊपर हमें डेट अगर जाता दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते आपको घबराना नहीं होना चाहिए। लेकिन वो डेट को कंपनी कहाँ यूज करती है वो भी आपने देखना चाहिए। अगर आप ये शेयर बाय करते हो और इस कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है, तो लॉस देखने का पेशेंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दरअसल हर एक इन्वेस्टर को क्या लगता है कि जब भी मैं कंपनी बाय करूं तो उसके बाद इस कंपनी के अंदर हमें अपर सर्किट देखने को मिले, या फिर हमें इसके अंदर रनअप भी देखने को मिले। ऐसा हर एक इन्वेस्टर को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके पास नॉलेज है, तभी आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आप आज बाय कर रहे हो, इस कंपनी को टाइम दो, कम से कम 2 साल, 3 साल या 5 साल इस कंपनी को आप टाइम दो। क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, इसका बिजनेस अच्छा है, इस कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो इसको बस आपको वक्त देना है और अपने ऊपर पेशेंस रखना है। ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगी ही देगी, बस इस कंपनी के अंदर कुछ मैनेजमेंट इशू ना आ जाए। दोस्तों चलते अभी कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। कंपनी भी 106 के ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर चार्ट देखो तो कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से बात करें दोस्तों, 2020 से अगर बात करें तो कंपनी के अंदर वन साइड अपट्रेंड का मुंह दिखा रहा है। कंपनी स्टेप बाय स्टेप अपने रनअप को जारी कर रही है। जब भी कंपनी का थोड़ा सा रनअप आता है, उसके बाद कंपनी एक जोन के अंदर ट्रेड करने लगती है, उसके बाद फिर रनअप आता है, उसके बाद एक जोन के अंदर ट्रेड करने लगती है, उसके बाद कंपनी के बाद रनअप आता है और एक जोन के अंदर कंपनी ट्रेड करने लगती है। अभी कंपनी का ये रनअप हो गया है, अभी हो सकता है ये कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने लगे। तो ये पेशेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी कंपनी होती है वो ऐसे ही अपना रनअप करती है, कभी कभी अपर सर्किट में चलती है तो कभी लगातार अभी एक ही जोन के अंदर ट्रेड करने लगती है। तो ये पेशेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। अभी और एक मजे की बात देखा था दोस्तों, चार्ट तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर देखो, जब भी इस कंपनी के अंदर रनअप होता है, ये देखो बाइंग वॉल्यूम, ये देखो बाइंग वॉल्यूम, और ये देखो बाइंग वॉल्यूम, ये 4 बाइंग वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बाइंग वॉल्यूम से ये वाला ज्यादा बड़ा है, और ये
ये वाले वॉल्यूम से ये वाला कहीं गुना बड़ा है और ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम हमें कम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? सीधा सा आंसर आपको और थोड़ा पीछे मिलेगा। देखो दोस्तों, जब यहाँ पर बाइंग हुई तो इसके पीछे नॉर्मली हम बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर बाइंग हुई तो इसके पीछे हमें थोड़ी सी इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, और जब यहाँ पर बाइंग हुई तो इसके पीछे हमें इससे ज्यादा बाइंग देखने को मिली, और जब यहाँ पर बाइंग हुई तो इससे बड़ी यहाँ पर इस जोन के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली। मतलब कंपनी के अंदर बाइंग्स हो रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो इतना सारा वॉल्यूम, इतना सारा जो वॉल्यूम है वो इससे पीछे कभी नहीं आया। कहीं आपको ये वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया, बस इसी जोन के अंदर आपको कंपनी का वॉल्यूम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी के अंदर भर भर के बाइंग हो रही है। यही कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और आरएसआई की बात करें दोस्तों, तो आरएसआई जब भी ओवरबॉट जोन के अंदर आता है तो उसके बाद करेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर कंपनी अगर देखे तो ओवरबॉट जोन के अंदर है, यहाँ पर भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी वो करेक्शन कितने लेवल तक रहेगा दोस्तों? कंपनी का जो मेन सपोर्ट है वो 100 रुपए का रहेगा और जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 119 का रहेगा। इसके अंदर कंपनी अपना ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों पिछली बार अगर देखें तो जब भी कंपनी अप ट्रेंड में मूव करती है तो जो मेजर रेसिस्टेंस है वो कंपनी कभी ब्रेक नहीं करती। यहाँ पर भी देखो, जो मेजर रेसिस्टेंस है उसको कंपनी ने कभी ब्रेक नहीं किया। ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ पर जाके वो सपोर्ट बन जाएगा, तो ये सपोर्ट कंपनी ने कभी ब्रेक नहीं किया है। हो सकता है ये कंपनी के अंदर अभी ये जो कंपनी का सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट कंपनी ना ब्रेक करे, लेकिन अगर आपको इस कंपनी के अंदर बाइंग करना है तो दोस्तों एक बार ये कंपनी 119 के ऊपर निकलने दो, तभी इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर रनअप ज्यादा हो गया है। इसी के चलते कंपनी के अंदर अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन ये कंपनी है अभी न्यूज चैनल पर भी डिस्कस होने लगी है। इसी के चलते इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दे। इसी चीज की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ये कंपनी 120 के लेवल को ब्रेक करती है और नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है। वैसे ये कंपनी मेरे ट्रैक पे रहेगी। जब भी ये कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आएगा, इस कंपनी के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तब मैं आपको बाइंग का कॉल दे दूंगा। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इस शेयर को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी होने की वजह से इसके अंदर वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको और इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा रहेगी। इसी के चलते जो रिस्की प्लेयर है वही इस शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट हो सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये फंडामेंटल एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस और ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा, और जो मैंने बातें बताई है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।